नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज़ के मेडिटॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा। आप सभी को जैसे पता है कि इस शो के माध्यम से हम हमारी दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। हर हफ्ते हमारे साथ में मेडिकल कन्वर्सेशन होता है जिसमें हम एक चिकित्सक को यहाँ बुलाते हैं। हमारे शो के द्वारा वो चिकित्सक आपके सवालों के जवाब देते हैं और उनको सुनते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आप सभी को शायद ये पता नहीं होगा कि मेडिकल टूरिज्म के लिए देश भर से बहुत सारे लोग हमारे भारत में आते हैं इलाज के लिए। क्यों आते हैं वो लोग? क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही चीप रेट में है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो दुनिया भर के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं। इसीलिए इन लोगों का इलाज हमारे भारत में हम बहुत ही अच्छे से, सुचारू रूप से और एक इकोनॉमिक फ्रेंडली करवाते हैं। तो आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे शो में हम फिजिशियन को बुलाएंगे जो छोटी छोटी खांसी, जुखाम, बुखार, सर दर्द जिनको हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, वो लाइटली नहीं होती है, लेकिन उसी से वो बीमारी बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए उनको बड़ा ना होने दें और उसको छोटे लेवल पे ही सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे फिजिशियन सर डॉक्टर GL सैनी सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पावटा में कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर GL सैनी है और मैं MD मेडिसिन हूँ। वर्तमान में पावटा जिला अस्पताल में फिजिशियन हूँ और वैसे मेरा बॉर्न एंड बॉटम सिक्कर में है। जी सर, तो आपने जाना कि सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पावटा के अंदर कार्यरत हैं हाल में और सर एक फिजिशियन हैं। आपको कोई भी खांसी, जुखाम, बुखार, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई भी छोटी से छोटी समस्या अगर है तो आप हमसे कॉल के द्वारा बात कर सकते हैं। सर आपकी समस्याओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे नंबर हैं 9982432424। तो सर आजकल आपके पास में किस तरीके के मरीज आ रहे हैं? वर्तमान में जो मरीज आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर हैं उल्टी दस्त हैं, बुखार है या फिर खांसी है या लू लगना, ज़्यादातर मरीज इसी तरह के हैं। जी सर, तो सर आप हमें बताइए कि अभी जो उल्टी दस्त के मरीज हमारे पास आ रहे हैं तो आप उनको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? वर्तमान में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में बहुत वृद्धि हो रही है। जी सर। तो उल्टी दस्त का सबसे पहले अपने को ये समझना चाहिए कि कारण क्या है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो जैसे सुबह का खाना अपन शाम को खा रहे हैं तो ओबियसली खाना खराब हो रहा है, या फिर जैसे अपन शादी ब्याह में जा रहे हैं या कहीं बाहर का होटल का खाना खा रहे हैं तो जहाँ भी आपका हाइजीन ब्रेक होगा वहीं पर आपके उल्टी दस्त की समस्या खड़ी होगी। जी सर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बैक्टीरियाज उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं उसकी वजह से हम लोगों को उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे कि इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? अब अपने को सबसे पहले जिस कारण से उल्टी दस्त हो रहे हैं उसको रोकने के लिए अपने सबसे पहले जो आवश्यक कदम उठाने हैं उनमें से पहला ये है कि घर से बाहर खाना तभी खाएं जब जरूरत हो। जी सर। अननेसेसरी कोई भी जंक फूड है या फिर स्ट्रीट फूड है, गर्मियों में अपने को ये सब अवॉइड करना चाहिए। जी सर, आजकल के बच्चों को तो लेकिन सर जंक फूड से ज्यादा पसंद है। हाँ, ये सही बात है कि बच्चों को पसंद है, लेकिन पेरेंट्स का भी ये हक बनता है कि वो उन चीजों पर कंट्रोल करें कि और बच्चों की सेहत को बनाए रखें। सही बात है। तो सर ये खाली जंक फूड खाना ही इसका कॉज हो सकता है कि ये जो हम लोग हैंड वॉश प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते हैं, ये भी इसका कारण हो सकता है? बिल्कुल, जहाँ भी हाइजीन ब्रेक होगी वो सबसे पहले ब्रेक होने के लिए सबसे पहले वजह है कि आप सबसे पहले हैंड वॉश ही नहीं कर रहे हैं। भाई जब भी अपने को खाना खाना है उससे पहले अपने को हैंड वॉश करना है। जी सर, लेकिन सर हम लोग तो क्या है, हाथ धोने का मतलब समझते हैं कि खाली गए रनिंग वाटर के नीचे हाथ डाला और हैंड वॉश कर लिए। तो सर क्या ये प्रॉपर तरीका है? नहीं, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। जब भी हम लोग हैंड वॉश करें तो हमेशा सोप या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज करें, अच्छे से हैंड वॉश करें 1 to 2 मिनट, उसके बाद खाना खाएं। जी सर,
तो सर वो हैंड वॉश के भी अपन टेक्निक्स देखते हैं कि अपन मेडिकल टर्म के अंदर या सर्जिकल मेथड्स के अंदर अपन हैंड वॉश टेक्निक किस तरीके से यूज करते हैं सर? नहीं, हैंड वॉश टेक्निक में सबसे पहले अपन जो हाथ होते हैं उनमें सबसे पहले सोप लेते हैं ना, सोप और थोड़ा पानी लेते हैं, उनको रब करते हैं। उसके बाद अपन हर चीज को नंबर से, जैसे आपके नाखून है, जनरली अपन हैंड वॉश ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आपके नाखून उसमें बचे रह जाते हैं, तो आपको जो हैंड वॉश है उस टाइम में इनको रब करना है। आपके ये पोर हैं, अंगूठे हैं, इनको करना है। पीछे का जो हिस्सा है उसको अच्छे से रब करना है। उसके बाद अपने को अराउंड 30 सेकेंड तक पानी से वॉश करना है। तभी अपन हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं और तभी अपन जो हाइजीन रिलेटेड बीमारियां हैं उनको रोक सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि खाली हाथ धोना मतलब पानी के नीचे हाथ डाल के और धोना नहीं है, हम लोगों को अच्छे से उसको 2-3 मिनट तक वॉश करना है, तभी तो उसके बैक्टीरिया नष्ट होंगे। नहीं तो बस पानी के नीचे हाथ धो लिया तो उससे हमारी बीमारियां नहीं बचेगी। तो सर आजकल कभी तो बारिश हो जाती है और कभी इतनी तेज गर्मी हो जाती है, तो सर इस टाइम में बारिश और गर्मी, इस टाइम में क्या लगता है सर आपको कौन सी बीमारी ज्यादा आ रही है? जैसे जैसे अपने मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जोधपुर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे लू चल रही है, तो लू चलने की वजह से भी उल्टी दस्त होते हैं, बुखार आती है। जी सर। तो सर अभी फीवर केसेस बढ़ रहे हैं कि मलेरिया भी हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा होने से? अभी अपनी जो अपना संभाग है, जोधपुर संभाग है, इसमें बारिश का इतना माहौल नहीं है, तो अभी तो जो फीवर और उल्टी दस्त के मरीज हैं वो मोस्टली लू लगने की वजह से हैं। कि जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे, आप हाई टेम्परेचर के संपर्क में आएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, आपकी उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, बुखार हो जाएगी, या फिर यदि आप एक्सट्रीमली मतलब कंटिन्यूअसली आप उसी के संपर्क में हैं तो फिर आगे जाके आपको हीट स्ट्रोक, हाइपरथर्मिया ये भी हो सकते हैं। जी सर। सर हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, इससे आप क्या समझते हैं? थोड़ा सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, जोधपुर में हाइपोथर्मिया तो है ही नहीं। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर का डाउन होना, तो ये यहाँ नहीं है। अब बचता है कि जो लू लगना है उसी के आगे की टर्म होती है कि हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और दूसरा हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक उसकी एक्सट्रीम कंडीशन है, मीन्स आप लू में गए, आपको लू लगी और आप बेहोश होके गिर गए, तो उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक होना। जी सर। तो सर इसके अंदर कितने डिग्री टेम्परेचर से ऊपर हमारा तापमान जाएगा तो पता चलेगा कि अराउंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इन सबको मानते हैं, पर अपनी सरल देसी भाषा में यही है कि आप जहां तक आपके पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। जी सर। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि पूरा पसीना ही निकल जाता है शरीर से, फिर कुछ नहीं बचता, तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो हाइपरथर्मिया है। लेकिन वहां भी अपन यदि अपने आप को क्योर नहीं कर पाते हैं, या अपन उस स्थान से ठंडी जगह पे नहीं जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद बॉडी का जो रेगुलेशन करने का तरीका है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, बॉडी रेगुलेट ही नहीं कर पाती है। बात है सर। तो वहां पे आप हीट स्ट्रोक हो जाता है, मीन्स आप बेहोश हो जाते हैं। और हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है कि जहां आप यदि समय पे हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज नहीं करवाते हैं तो पेशेंट की एक इमरजेंसी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। सही बात है सर। तो सर इसके अंदर कोल्ड स्पंजिंग का कोई रोल है कि नहीं है? बिल्कुल रोल है कि सबसे पहले अपन इनका सबका बचाव इम्पोर्टेंट है। बचाव है कि लू चल रही है, अपन जोधपुर जैसे संभाग में है, तो अपने को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का जो टाइम है, तो जरूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना है। सही बात है सर। फिर भी अपने को लगता है कि ये तो इम्पोर्टेंट काम है और अपने को घर से बाहर निकलना चाहिए, तो फिर अपने को क्या करना है कि अपन एटलीस्ट फुल कवर होके जाए, मीन्स फुल बाजू की आपकी पूरी शर्ट होनी चाहिए, पेंट होना चाहिए, पूरी तरह आपका ऊपर जो अपना फेस है ये आप कवर करके जाएं। और वहां भी जहां और खूब मात्रा में पानी पिएं, जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो बॉडी को हेल्प मिलेगी आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। सही। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपनी बॉडी को कवर करें, लेकिन हमारे जोधपुर में जो पुराने लोग हैं वो अगर हम बॉडी कवर करके जाते तो बोलते देखो सूरज भगवान से घूंघट निकाला है। तो ये बहुत हद तक गलत बात है, क्योंकि हमें हीट स्ट्रोक और लू से बचाव के लिए खुद की बॉडी को कवर करना बहुत ही जरूरी है, और नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी देर से पानी पीते रहें, जूस पीते रहें, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। तो सर इसके अलावा सर हम इसको किस तरीके से और बचा सकते हैं? बॉडी को कवर करने के अलावा, पानी पीने के अलावा और क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए? भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो, तो पहला आपने बचाव किया, आप अपने आप को पूरा कवर करके गए। फिर दूसरा, आप
वाटर इनटेक को बढ़ाएं। वाटर इनटेक में जैसे आपने बता दिया है कि जूस है, लस्सी है, सिंपल पानी है, नींबू पानी है, नारियल पानी है। जी सर। तो आप आराम से, अभी तो जैसे गर्मियां चल रही हैं तो 4 to 6 लीटर वाटर आपका पर डे का इनटेक होना चाहिए। सेकंड ये हो गया। थर्ड ये हो गया कि आपको फिर भी यदि पैदल चलने का काम है तो आप अम्ब्रेला लेके जाइए, छता लेके जाइए, ताकि एटलीस्ट आपका डायरेक्ट एक्सपोजर उस पर नहीं हो। बिल्कुल तो इन सब चीजों का ध्यान दे। फिर भी आपको कहीं लगता है, मीनवाइल आप जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अनईजी फील कर रहे हैं, आपकी सेंस ऑफ वेलबींग ठीक नहीं है, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप वहीं किसी ठंडी छाया में रुकें, आराम से आराम करें, उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करें। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई सर ने। तो अभी इस तरीके के मौसम को देखते हुए हमें लू तापाघात से बचाने के लिए बहुत जरूरी कदम ये जो सर ने बताए वो उठाने की जरूरत है। तो सर अभी 17 तारीख को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे गया, तो सर हाइपरटेंशन क्या चीज़ है और कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कैसे इसकी हम पड़ताल कर सकते हैं कि हमें हाइपरटेंशन हो रहा है, क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते हैं? बिल्कुल, अभी जो अपना 17 मई था ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन था, मीन्स विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जो अपने लोकल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं बीपी जिसको। तो बीपी का प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे सिनेरियो बदल रहा है कि पहले के टाइम में अपन ये मानते थे कि बीपी, शुगर और ये जो भी बीमारियां हैं ये बड़े लोगों की बीमारियां हैं, मीन्स 60 साल वालों की या 50 साल से ऊपर की बीमारी हैं। लेकिन वर्तमान जो सिनेरियो हम लोग जो कंटिन्यूसली आउटडोर में देखते हैं उसमें देखते हैं कि 30 साल का लड़का आता है उसके भी बीपी है। तो अभी तो गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है कि 30 और 30 एंड अबव जो भी पर्सन यदि गवर्नमेंट आउटडोर में आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, तो उन सभी की स्क्रीनिंग करवाते हैं। स्क्रीनिंग मींस जो भी पेशेंट आया आप उसकी बीपी नापिए, और नॉर्मल जो बीपी का लेवल है वो आपका 120/80 है, मींस वो आपका बीपी नॉर्मल है। लेकिन जैसे बीपी आपकी इसकी क्रॉस कर रही है, यदि नीचे वाला बीपी आपका 80 से 89 है, ऊपर वाला बीपी 121 से 139 है, मींस आप प्री हाइपरटेंसिव रेंज में है कि आप यदि आप अभी अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदलेंगे तो आने वाले टाइम में आप पेशेंट बन जाएंगे। सही बात। तो ये है प्री हाइपरटेंसिव। लेकिन आपका बीपी यदि 140 ऊपर और नीचे वाला 90 यदि इसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि अब आपको हाइपरटेंशन हो गया, मींस बीपी हो गई है। तो आपको एक टाइमली अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, टाइम टाइम पे स्क्रीनिंग करवाने की जरूरत है। सर एज के अकॉर्डिंग ये जो अपना जो स्टैंडर्ड बीपी का क्राइटेरिया है 120/80 वो भी वैरी करता है कि वो सेम ही रहता है? अगर इंसान 50 साल का है तो उसका भी नॉर्मल बीपी 120/80 रहता है? मीन्स थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है कि, लेकिन स्टैंडर्ड गाइडलाइन ये कहती है कि एक अपने पास एक कट ऑफ है 120/80। लेकिन जैसे किसी का पेशेंट का बीपी आ रहा है 132 और नीचे वाला 82, तो वो एक नॉर्मल में ही काउंट होगा। ऊपर वाला 132 आ रहा है, नीचे 70 आ रहा है, वो भी नॉर्मल ही होता है। जी सर। लेकिन किसी भी लेवल पे यदि 140 और नीचे वाला 90 ये दोनों यदि क्रॉस कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो बीपी ही माना जाएगा, मतलब हाइपरटेंशन है, आपको मेडिकेशन की जरूरत है। सर हाई बीपी की वजह से और हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारी बॉडी में? हाई बीपी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं, उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि हेडेक, मीन्स आपके पेशेंट के कई दिनों तक सर दर्द होता रहता है। वो नॉर्मल मेडिकल पे जाते हैं, सिंपल कोई भी एनाल्जेसिक या पेन किलर वहां से लेते हैं, फिर आज लेते हैं, 2 दिन बाद फिर लेते हैं, तो उनको कंटिन्यूसली रहता है कि हो रहा होगा, तो वो ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले यदि आपके हेडेक हो रहा है तो एटलीस्ट आपको बीपी चेक करवाने की जरूरत है। नॉर्मल ना समझे, नॉर्मल नहीं लेना। कहने का मतलब है अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो उसको सिर्फ सर दर्द समझना, ना बाम लगा के या एस्प्रिन लेके या पीसीएम लेके घर पे ना बैठे, उसको एक बार जाके आप अपना बीपी रूल आउट जरूर करवा दें। तो दूसरा ये हो सकता है कि चक्कर आ रहे हैं। जी सर। तो पेशेंट को यदि कंटिन्यूसली चक्कर आ रहे हैं तो उसका भी अपने को बीपी नापने की जरूरत है कि हो सकता है बीपी लो हो सकता है बीपी हाई हो, दोनों में से कोई भी चीज उसके साथ हो सकती है, तो वो अपने को नपवाना चाहिए। साथ में क्या है कि आफ्टर 30 तो ऐसा है कि जैसे यंग एज में होते हैं अराउंड 30 to 45 ईयर एज, तो पेशेंट के कोई सिम्टम ही नहीं होते। सही बात। मींस मरीज रेगुलर आउटडोर में आता है अपना सर्दी जुकाम खांसी दिखवाने के लिए, और जब डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर कहता है कि आपकी तो बीपी है। सही बात। तो इसका मतलब है कि रूटीन स्क्रीनिंग आफ्टर 30 तो मैंडेटरी है कि आप करवाएं। आप साल में 1-2 बार 2-4 बार जो भी आपका पॉसिबल हो पाए आप करें। और प्रेजेंट टाइम में तो अभी लगभग घरों में बीपी के उपकरण सभी के हैं। जी सर, तो आप आराम से घर पे भी नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, बहुत सस्ता आ जाता है, 800-1000 रुपए में बीपी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। तो आजकल सभी घर पे डॉक्टर बन जाते हैं, सभी बीपी खुद ही चेक कर लेते हैं।
तो सर बीपी की वजह से कोई ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं क्या हमारे? बिल्कुल। और बीपी क्यों जरूरी है? बीपी मींस ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक अपना जो हार्ट है एक किसी प्रेशर के अगेंस्ट में ब्लड को फ्लो करता है। जी सर। अब लेकिन यदि फ्रंट में यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो हार्ट को उसके लिए काम ज्यादा करना पड़ेगा। जी सर। तो एक टाइम तक बहुत सारे लोग जो आउटडोर में आते हैं कहते हैं कि सर बीपी की टेबलेट क्यों लें, हम तो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं हम तो हेवा हो जाएंगे। हाँ, सही है सर। तो एक्चुअली वही लेना इसलिए जरूरी है कि आप यदि टेबलेट नहीं लेंगे तो धीरे धीरे हार्ट में चेंजेस आने लग जाएंगे। तो हार्ट की जो साइज है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो बढ़ने लग जाएगी तो एक टाइम तक तो हार्ट आपका क्या करेगा, कंपनसेट करता रहेगा। लेकिन आप कंटिन्यूअसली उसको हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ा तो आगे जाके फिर जिसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं या MI है, ये होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। मतलब हाई बीपी की वजह से हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो सर उसको रूल आउट करने के लिए सर हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवा सकते हैं? तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना बीपी है। बीपी के बाद में आपको जो इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है आपको ECG। तो ECG से आप एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, हर जगह उपलब्ध है। तो उसमें आप एटलीस्ट आप एक रूल आउट कर लेते हैं कि क्या वास्तव में हार्ट में चेंज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी सर। इसके साथ साथ हार्ट के अलावा और कहाँ चेंज आएंगे? आपकी आईज में। यदि आप कंटिन्यूअसली आप यदि हाई बीपी हो रहा है और आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, जो आंखों में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएंगे। मतलब ब्लड वेसल जो छोटी छोटी ब्लड वेसल होती हैं वो फट जाती हैं और आंखों में अंदर, वो बाहर नहीं दिखते, मतलब नंगी आंखों से नहीं दिखते। सही है। तो अंदर क्या होते हैं, हेमरेज हो जाते हैं। तो हेमरेज यदि उनको ट्रीट नहीं करोगे आने वाले टाइम में आपकी आई साइट कमजोर हो जाएगी और हो सकता है आई साइट लॉस भी हो जाए। तो सर मैंने सुना था कि भाई एक थे 55 इयर्स की ओल्ड की लेडी थी, तो उनको है जो जैसे ही बीपी इंक्रीज हुआ और सर उनको स्ट्रोक आ गया और लकवा हो गया, उनका हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया। तो सर उसका बीपी से लेना देना था कि उनको बॉडी में कोई और बीमारी नहीं, देखो बीपी एक कारण है, हर बीमारी के मल्टीपल कारण होते हैं, बीपी उनमें से एक है। जी सर। तो जैसे हार्ट हुआ, आपने आईज हुई, जो तीसरा जो ऑर्गन है जो इफेक्ट हो रहा है वो अपना ब्रेन है। अपना सारी बॉडी को जो हैंडल करने के लिए जो सारा काम कर रहा है वो अपना ब्रेन है, करता धरता ब्रेन है। लेकिन यदि हाई बीपी हो रहा है तो सेम जो हार्ट को काम करना पड़ रहा था वो सेम ब्रेन के लिए हो रहा है। ब्रेन का एक फिक्स प्रेशर होता है जिसपे ब्रेन हमेशा काम करता है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। जी सर। उसको उसी प्रेशर पे काम करना है। लेकिन बीपी यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो ब्रेन है उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी। हैम्पर मतलब उसको जो ब्लड जिस अमाउंट में जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो काम करना, उसका कोई ना कोई जो पार्ट होगा वो काम करना बंद कर देगा। और जो पार्ट ऊपर से काम करना बंद कर देगा तो उससे रिलेटेड जो नीचे अपनी बॉडी है उसमें इफेक्टेड हो जाएगी। तो आप बीपी को सामान्य ना समझें। अगर आपको लग रहा है कि बीपी में हमारे इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है तो खुद घर पे इलाज ना करें। घरेलू उपाय इसका नहीं है। आप अच्छे फिजिशियन से जाके मिलें और अपने बीपी से रिगार्डिंग टैबलेट स्टार्ट करना है, वॉक करना है। और जैसे कि सर ने बताया कि हम बीपी के लिए क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इफेक्ट होते हैं, तो उन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए हमें फिजिशियन से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर बीपी के लिए आप मेडिसिन वगैरह देते हैं या इसके अलावा आप डाइटरी मैनेजमेंट क्या बताते हैं? हर चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। जी सर। मुझे बीपी हो गया, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, इस चीज को मान लेना है हमें। ये इसका मतलब है कि आपने अपने ट्रीटमेंट की तरफ फर्स्ट स्टेप उठा लिया है। जी सर। दूसरा, आपका माइंड में हमेशा क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि बीपी की गोली एक बार चालू हो गई तो वो जिंदगी भर चलेगी। जी सर। ऐसा नहीं होता है। थर्ड ये है कि मुझे क्यों लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि आपके हार्ट को, आपकी आईज को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को, आपके बाकी ऑर्गन्स को हेल्थी रखने के लिए बीपी को कंट्रोल होना जरूरी है। तो ये तो अपना मेन कंसर्न है। अब है इलाज में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। बिल्कुल सही है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मीन्स अपना वजन कम करें। जी सर। वजन का मतलब जैसे आप मोटा अपन माने कि वजन कितना होना चाहिए, तो इसका एक आइडिया है कि जितनी आपकी हाइट सेंटीमीटर में होती है उसमें -100 कर दें। ओके सर। मीन्स आप यदि 5.5 फीट के हैं और आपकी हाइट यदि 150 सेंटीमीटर है तो आप 100 माइनस करेंगे तो 50 किलो। मीन्स आपका 50 किलो वजन है, वो ही आपके शरीर के हिसाब से सही है। तो इसको सर हम क्या बोलते हैं, BMI नहीं, BMI अलग चीज है। ये एक रफ कैलकुलेटर है कि जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। नॉर्मल भाषा में आपको सर ने समझाया है कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है कितना। हाँ, जैसे आपकी 6 फीट हाइट है, मीन्स 180 सेंटीमीटर हो गए आप। जी सर। अब उसमें से -100 कर दो
तो आपका वजन 6 फीट के पर्सन का वजन होना चाहिए 80 किलो। उससे ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो। जी सर। तो जो मोटापा है वो अपना मेन कंसर्न है, आप अपना वजन कम करें, धीरे धीरे आपका बीपी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सही है सर। इसके अलावा जो अपन और ध्यान दे सकते हैं कि बीपी कम करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले अपन ने वजन कम किया। दूसरा अपने को डेली 30 मिनट वॉक करनी है, एटलीस्ट 5 डे इन ए वीक। जी सर। सप्ताह में 5 बार आप जाएं। इतनी हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिंपल जॉगिंग करनी है, न तेज चलना है न धीरे चलना है। एटलीस्ट आप 30 मिनट करें, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता है आप आगे बढ़ा सकते हैं, सिंगल डे में नहीं करनी है। जी सर। उससे आपका ऑटोमेटिकली बीपी कम हो जाएगा। थर्ड है अच्छी नींद। एक अच्छी नींद भी बीपी को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी नींद का मतलब कि आराम से आप 6 से 8 घंटे डेली सोएं। जी सर। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे आप खाना है तो खाने में नमक की मात्रा को कम रखना है। नमक की मात्रा होती है 5 ग्राम पर डे की होती है, लेकिन कई बार जैसे अपने ऊपर से नमक लेने की आदत होती है या फिर अपन खुद ही बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी बीपी यदि बाउंड्री क्रॉस कर रही है तो आप एटलीस्ट नमक की मात्रा को कम कर दें। जी सर। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और क्या होगा, जैसे आप बाहर का खाना खाने के बहुत शौकीन हैं, जितने भी जंक फूड हैं, चाइनीज फूड हैं, तो ये उनमें साल्टी फ्लेवर बहुत होता है। जी सर। तो आप उनको अवॉइड करें, जरूरत हो तभी खाएं, नहीं तो नहीं खाना है। सर नॉर्मल सॉल्ट जो अपन बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट, और जो सेंधा नमक, आजकल जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो सेंधा नमक यूज करने लगे, तो आपको क्या लगता है कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं है? नहीं, ये एक डिलीमा जैसा है कि बेनिफिशियल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नमक नमक होता है। यदि फिर भी आपको नमक दूसरा खाना है तो लो सोडियम साल्ट आते हैं। जी सर। आजकल एक नॉर्मल नमक आता है, एक लो सोडियम मींस जिसमें सोडियम की अमाउंट कम होती है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उसकी जगह उसको खाएं तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये मिथ है एक तौर से कि भाई आप सेंधा नमक खा रहे हैं तो हाइपरटेंशन का सेंधा नमक से कोई लेना देना नहीं है, आप लो सोडियम नमक यूज करें तो उससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। सर तेल, आजकल मार्केट में इतनी वैरायटीज के तेल अवेलेबल है, कोई बोल रहा है सफोला गोल्ड यूज कीजिए आपको बीपी कम हो जाएगा, कोई बोल रहा है आप मूंगफली का तेल यूज कीजिए। पहले वाले लोग तो सरसों का तेल ही खाते थे तो उनको बीपी नहीं होता था। तो सर आप क्या बताएंगे इसके बारे में? जो भी है तेल भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि तेल बिल्कुल बंद करना है, लेकिन तेल की एक मात्रा होती है, उसी अमाउंट में खाएं कि अपने जो भी डाइट होती है उसका हार्डली 10 से 15% होता है जो आपको फैटी फूड होते हैं, तो उसी में लिमिटेड अमाउंट में खाएं, चाहे फिर आप कोई सा भी ब्रांड खा रहे हैं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, अगर आप जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें मैंने गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना था, तो ये कोलेस्ट्रॉल और ये बीपी क्या आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल, इस जो जितनी भी सारी चीजें हैं ये सारी आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं। जी सर। आपके बीपी हो रहा है तो एक बीपी अकेला ही नहीं होता है, उसके साथ साथ आपकी सारी चीजें और भी डिरेंज हो जाती हैं। जी सर। मींस हो सकता है आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा हो तो उसकी वजह से आपकी रिनल फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो रहे हो। जी सर। उसकी वजह से यदि आपके कोलेस्ट्रॉल की लिपिड प्रोफाइल है वो चेंज हो रही हो, लेकिन इन सबका समाधान वही है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। मींस आप घूमें फिरें, अच्छा खाएं, टेंशन फ्री रहें, अच्छी नींद लें, तो ये बाकी सारे काम एक साथ, दोनों काम एक बार में हो जाएंगे। इट मीन्स यू वांट टू से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। बिल्कुल, मतलब आप अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो ये बीपी वगैरह दूर रहेगा। सर आपने जैसे बताया बॉडी वेट इंक्रीज हो गया है तो उस वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो सर क्या उस वजह से शुगर, जो डायबिटीज है, शक्कर की बीमारी है, मधुमेह है, जो ये सब एक ही बीमारी के नाम है, तो सर क्या इस पे भी इफेक्ट आता है वेट इंक्रीज होने का? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे बीपी की बात ही हो रही थी, तो बीपी बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट ओबीज होता है लेकिन उसके बीपी नहीं होता। जी सर। बहुत सी बार पतला आदमी होता है उसके बीपी होता है, तो उसको ये रहता है कि सर मैं तो पतला हूँ, मेरे में तो ये एक भी नहीं है, लेकिन मुझे क्यों है? तो बहुत सी बार बीपी का कोज अननोन होते हैं, मतलब इडियोपैथिक होते हैं, है ना। और बहुत सी बार जेनेटिक रीजन भी होते हैं जिनकी वजह से कोई भी डिजीज वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट होती है। जी सर। तो कभी भी ये नहीं सोचना है, बस सोचना ये मुझे हो गया, इस मतलब अब मुझे ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, बस मुझे हुआ है तो मुझे बीमारी का ध्यान रखना है। अब सेकंड पार्ट अपन बात करते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज भी सेम ऐसे ही है, वो भी सेम लाइफ स्टाइल डिजीज है। हो सकता है उसका कारण आपका जेनेटिक हो, कोई बात नहीं, जेनेटिक है तो अब जीन को तो बदल नहीं सकते। जी सर। लेकिन अपन क्या बदल सकते हैं? तो अपन वही सेम बदल सकते हैं जो बीपी के लिए बदल रहे थे, सेम वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना है। जी सर। आप अच्छा सोएं, समय पर उठें, सुबह अपना जो भी एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, वो आप डेली करें, खाने की मात्रा और समय फिक्स रखें,
और यदि आपकी शुगर है तो मीठा नहीं खाना है ना। बहुत सी बार मरीजों के साथ जब हम लोग ओपीडी में देखते हैं तो पेशेंट कहते रहते हैं मैं तो बिल्कुल नहीं खाता। तो या तो क्या करते हैं कि दिखाने आते हैं उसके पहले दिन ही छोड़ के आते हैं जी सर। और या फिर उनके साथ एक डिलेमा क्या है कि जैसे ही एक डॉक्टर है, डॉक्टर से बात करके जाते हैं, घर पहुंचते हैं, तब तक उनका कॉन्फिडेंस लेवल वापस वैसा ही हो जाता है। फिर अड़ोसी पड़ोसी उनको बोलता है कि नीम के पत्ते खा लो, करेले का जूस पी लो, लौकी का जूस पी लो, या फिर कोई भी देसी दवाई खा लो, या फिर वहां एक बाबा रहते हैं वो चूर्ण देते हैं, उससे जड़ से खत्म हो जाती है। तो देखो ये एक सामाजिक भ्रांतियां हैं, इनका कोई वो नहीं है। सिंपल शुगर में एक सीधी समझ में आती है, जो भी ड्रग्स है जो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएगी वो आपकी शुगर को कम करेगी। तो सर ये बोलते हैं कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन चूर्ण वगैरह दे रहे हैं और जो अपन एलोपैथिक में मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों साथ में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? देखो साथ में ले सकते हैं, लेकिन आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, एलोपैथिक लें या होम्योपैथिक लें, जो भी देखो सारी जितनी भी अपनी पद्धति हैं, मेथड्स हैं, वो सब एक से बढ़ के एक हो सकते हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन वो प्रॉपर देने वाला पर्सन कौन है उसकी काबिलियत पे डिपेंड करते हैं। वो कोई डिग्री होल्डर होना चाहिए, ना कि रोड के किनारे बैठा हुआ नीम हकीम होना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई वो अच्छा एक आयुर्वेदाचार्य है, अच्छी डिग्री है और है, 100% वो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, हर चीजों का रेस्पॉन्स आने में समय लगता है। जी सर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेडिसिन लेना चाहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है आपको लेनी है। हाँ, और आपको प्रॉपर तरीके से लेनी है, पेशेंस होके लेनी है। यूं नहीं है कि 10 दिन ले ली और यार मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा जा रही है, मॉर्निंग की शुगर ज्यादा जा रही है, नाइट में वो कम हो रही है, तो उसको हमें नहीं रूल आउट करना है, हमें सिर्फ उसको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है। तो सर इसके अंदर हम खाने में जो बोलते हैं कि शुगर, मैं शक्कर तो खाती नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझे शक्कर हो गई है, तो सर शुगर खाना और बीपी का, शुगर की बीमारी होना, इन दोनों में कहाँ तालमेल है सर? देखो मोस्टली जो कोज हैं डायबिटीज के वो होते हैं जेनेटिक कोज होते हैं। जेनेटिक मीन्स आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी या फैमिली में कोई जीन थी जो आगे कैरी कर रही है। सेकंड, बहुत सारे अलग कोज हैं, जैसे स्ट्रेस हैं या फिर सेकेंडरी डिजीज हैं, उनकी वजह से भी डायबिटीज आपको होती है। लेकिन यदि आपका डायबिटीज डायग्नोस होता है, डायग्नोस करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको फास्टिंग ब्लड शुगर करवानी है। मीन्स आप रात को खाना खा के सोए, बीच में आपको कुछ नहीं खाना, नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपनी शुगर चेक करें। जी सर। और यदि आपके घर में शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर है, आप घर में चेक कर सकते हैं। जी सर। यदि आपकी शुगर 110 से ज्यादा आ रही है, मीन्स नॉर्मल लेवल होता है 70 से 110 ब्लड शुगर का, यदि 110 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि अब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप फिर वापस वही जो बाउंड्री है वो टच कर रहे हैं। जी सर। और यदि कोई भी फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126 आ रही है, इसका मीन्स है कि आप डायबिटिक हैं। जी सर। लेकिन अब आप कंफर्मेटरी टेस्ट करवाने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और अकॉर्डिंग टू उनके चलें। बिल्कुल सही बात है। जैसे सर ने बताया कि भाई हमें बीपी है तो भी 120/80 वो एक स्टैंडर्ड है, उसको लेके चलना है। शुगर है 100 से कम चल रही है फास्टिंग शुगर, तो उसको लेके चलना है। ये सब एक चिन्ह है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके बाद में हमको अलर्ट होना है। तो सर जिस तरीके से शुगर को हमने रूल आउट कर लिया, बीपी को रूल आउट कर लिया, तो सर इसके अंदर आप हमारे दर्शकों को डाइटरी बता दिया आपने, हमारे दैनिक जीवन के अंदर क्या चेंजेस वो लोग लेके आ सकते हैं सर? दैनिक जीवन में सेम वही है, आपकी कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या जो भी हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका है लाइफ स्टाइल। मीन्स आपके लिए एक अलार्म बज चुका है, आपको आज से चेंज होना है। यू हैव टू अलर्ट फॉर दिस। और अलार्म बज गया तो इसका मतलब यही है कि अब से समय पे उठना है, समय पे सोना है। जी सर। खाने की मात्रा और समय फिक्स रखनी है। डायबिटीज में सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट करते हैं वो यही है, आज सुबह मॉर्निंग में खाना खाया, फिर दोपहर में खाना बिल्कुल नहीं खाया, फिर शाम को 10 बजे खाना खा रहे हैं, फिर अगले दिन 3 बार खाना खा रहे हैं, फिर अगले दिन 2 बार खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। खाने की मात्रा और समय फिक्स रखें। एटलीस्ट डायबिटिक पर्सन है तो 3 to 4 टाइम आपको मील लेना है। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करें, फिर लंच कर लें, फिर शाम को 5 बजे जो अपना टी टाइम होता है उस टाइम आप कुछ लें, उसके बाद आपको 8 बजे 9 बजे जो भी आपका डिनर होता है उसको करें। तो फर्स्ट आपने ये काम कर लिया। सेकंड, आपकी डायबिटिक के लिए क्या चल रहे हैं कि आप कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है सुबह शाम लेनी है, जैसे भी लेनी है, आप उसको कंटिन्यू करें। थर्ड है रेगुलर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करना क्या है, ग्लूकोमीटर है, आपको खुद को घर पे रीडिंग करनी है। आप आराम से कभी सुबह भूखे पेट शुगर करें,
नेक्स्ट डे आपको टाइम मिला, खाना खाने के 2 घंटे बाद कर ली, कभी आपने प्री डिनर कर ली, तो इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा कि हाँ मैं ध्यान दे रहा हूँ यार, मेरी शुगर ठीक है, कंट्रोल चल रही है। सही बात, वो है। फिर भी आपके कुछ होता है तो आप टाइमली आप अपने डॉक्टर से मिलें। आपकी जब एबनॉर्मल शुगर आ रही है, एबनॉर्मल शुगर मतलब शुगर आपकी 70 से नीचे जा रही है, या फिर शुगर आपकी 200, 300, 400 हो रही है, तो ये वो टाइम होता है जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। सर ये आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हम लोग सुनते हैं कि डायबिटीज हो गई है उसको, तो सर वो किस कारण से हो जाती है? बड़ों में तो समझ में आ गया कि भाई चलो वो उनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है या हेरिडिटिकल है, छोटे बच्चों में वो कहाँ से आ जाती है? छोटे छोटे बच्चों को हम सुनते हैं कि वो इंसुलिन पे है, तो सर इसका क्या कॉज हो सकता है? इसका वही जेनेटिक कॉज है। देखो डायबिटीज है वो 2 टाइप की है ना, जिसको एक जो टाइप फर्स्ट है जिसको अपन बोलते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, आजकल टर्म चेंज हो गई है, पर अपन एक लोकल लैंग्वेज में अपन ये समझ सकते हैं टाइप फर्स्ट मींस इंसुलिन डिपेंडेंट, मींस उस पर्सन के शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। जी सर। इंसुलिन कौन है? इंसुलिन अपना हार्मोन है जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। सही है सर। अब दूसरा है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है? जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है लेकिन इंसुलिन उस अमाउंट में रिलीज भी नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा? या तो वो किसी डिजीज की वजह से नहीं हो रहा, या फिर क्या हो रहा है कि जैसे आपकी वजन बढ़ रहा है, मतलब आप ओबीज हैं, तो आपके शरीर में इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है कि इंसुलिन वर्क ही नहीं कर पाता है। जी सर। और जो टाइप फर्स्ट हैं उसके पेरेंट्स हमेशा कंसर्न रहते हैं, मेरे बच्चा है अभी 6 महीने का और उसके तो इंजेक्शन चालू हो गए, अब क्या होगा? देखो कुछ नहीं होता है। यदि आप टाइमली यदि शुगर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं शुगर का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे अपन सामाजिक जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आज से इंजेक्शन चालू हो गया तो जिंदगी भर क्या होगा, ये कैसे जिएगा या कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। आप टाइमली लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पर्सन अपनी नॉर्मल जिंदगी को वैसे ही जी सकता है जैसे बाकी दुनिया जीती है। सही बात है सर। तो सर आपको क्या लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वो अपनी जो पूरी जिंदगी उस इंसुलिन के साथ जीते हैं, या उनकी डिजीज पूरी तरह से क्योर हो जाती है, या वो मेडिसिन पे आ जाते हैं? नहीं, यदि जो टाइप फर्स्ट हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो हमेशा इंसुलिन पे रहेंगे, है ना। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आज इंसुलिन ले रहे हैं और अपन कल मेडिसिन चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। घर वालों का एक पैनिक रहता है कि रोज बच्चा इंजेक्शन खाता है तो इसका वो चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज नहीं करना है। इंसुलिन ही लगाना है, पहली बात। दूसरी वह है कि ये कभी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। ओके। शुगर हमेशा कंट्रोल होती है, शुगर कभी खत्म नहीं होती है। आप लेंगे आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा, आपके शरीर को हमेशा हेल्थी रखेंगे। आप नहीं लेंगे तो कोई ना कोई समस्या। ये बहुत बड़ी बात बताई सर ने हमें कि ये कभी भी पूरी तरह से जड़ से नहीं मिटती है, तो आपको दवाइयों के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लेंगे, डॉक्टर्स के ऑर्डर्स पूरी तरह से उसको फॉलो करेंगे, तो आप एक कंट्रोल और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इसीलिए स्वयं डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के परामर्श को मानते हुए अपनी एक अच्छी जिंदगी जिए। सर आजकल हम देखते हैं बाहर जाते हैं इतना पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, जोधपुर के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इन दिनों है। तो सर इस पोल्यूशन को देखते हुए सर आपको क्या लगता है कि हम कौन सी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं? देखो जब भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे जोधपुर हो चाहे अपना दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर हो, तो इनसे हमेशा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ेंगी, है ना, जो श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम। पर ये मोस्टली सर्दियों के दिनों में हमेशा ज्यादा होती हैं, गर्मियों में इतना नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है धीरे धीरे स्मोक और फॉग होता है ना, उस वजह से वो धुआं इकट्ठा होता है, और धुआं इकट्ठा होता है तो सांस की बीमारियां, जैसे नॉर्मल भाषा में अपन दमा बोल रहे हैं, दमा हो रहा है ना, तो ये एयरबोर्न डिजीज हैं। पर इसका उपाय यही है कि अब तो आने वाला टाइम एयर प्यूरिफायर का है कि धीरे धीरे हो सकता है जैसे आज अपने घर में फ्रिज हुए हैं, वैसे आने वाले टाइम में हर घर में एयर प्यूरिफायर भी मिलेगा आपको। ओह सर, ये हमारे अभी शायद इसमें बहुत टाइम लगेगा कि एयर प्यूरिफायर हमारे सब घरों में अवेलेबल हो जाए। तो सर अस्थमा सिर्फ इस पोल्यूशन से रिलेटेड है? आप अस्थमा के बारे में सर हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ देखो, अस्थमा है, अस्थमा वंस अगेन वही एक जेनेटिक डिजीज है जो अपन फैमिली से कैरी कर रहे हैं, लेकिन वही सेम कंसर्न बच्चों और उनकी मदर्स का हमेशा ये रहता है कि मेरे बच्चे की तो अभी सांस की दिक्कत है, फिर कैसे होगा। ऐसा नहीं होता है। यदि आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अपने टीबी चेस्ट फिजिशियन को आपने दिखाया है और वो यदि कह रहे हैं कि आपके बच्चे के अस्थमा है, तो इसका मतलब है कि अब आपको कंटिन्यूसली मेडिकेशन लेनी चाहिए। और मेडिकेशन में भी क्या होता है, जैसे इसमें 2 तरह की मेडिसिन है कि आप एक ओरली लेते हैं, मीन्स खाने वाली मेडिसिन लेते हैं, दूसरी आपके इनहेलर्स होते हैं जो पंप होते हैं। तो बेस्ट मेडिसिन आपका इनहेलर है। आप जब भी आप
जरूरत हुई तो आपने यूज किया, जब जरूरत नहीं है जिसको बोलते हैं हम, तो आपने यूज, जब मतलब घर में कभी भी यूज कर सकते हैं। जी सर। लेकिन पेरेंट्स का फिर वही कहना होता है कि अभी से बच्चा यदि पंप पे आ जाएगा तो कैसे जिंदगी जिएगा। सही बात है सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अस्थमा एक बेटर चॉइस है। अस्थमा के लिए जो आपके पंप होते हैं, इनहेलर्स होते हैं, वो बेटर चॉइस है। जी सर। तो सर अस्थमा वाले पेशेंट्स को हम वो आजकल बहुत कॉमनली बफारा यूज करते हैं, तो इनहेलर ज्यादा बेनिफिशियल है कि वो जो बफारा लगाते हैं जाके वो ज्यादा? देखो जो इनहेलर होते हैं, जिस मींस मल्टी मीटर डोज इनहेलर हैं या फिर आपके रोटाकैप्स हैं, तो ये एक होम रेमेडी है। मींस आपके डॉक्टर ने लिखा या आपके घर में है। जी सर। आप आराम से जो भी आपकी जिस डोज में आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको सुबह शाम लेना है या एक टाइम लेना है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग ले लें। लेकिन आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा हुआ है, आपने घर में आपने अपनी दवाएं ली, लेकिन फिर भी आपकी श्वास वैसी ही हो रही है, श्वास मींस उखड़ रही है, गहरी गहरी सांसें आ रही हैं, तो फिर आपको हॉस्पिटल लाने की जरूरत पड़ती है। जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तब आपको नेबुलाइज करवाने की जरूरत है। तब आप आपके अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर आप नेबुलाइज कराएं या जो भी वो इंजेक्टेबल इंजेक्शन जो भी आप चालू करते हैं उसको फॉलो करें। सही है। नहीं आजकल क्या है ना, लोग खुद ही आ जाते हैं हॉस्पिटल में और बोलते हैं कि मेरे तो बस बफारा लगा दो, उसी से मुझे शांति होगी। तो ऐसा ना करें, आप पहले उसको रूल आउट करें, उसके बाद में ही आप उसकी तरफ में जाएं। तो सर अस्थमा है जो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज पे होगा, बच्चों में भी हो जाएगा, बड़ों में भी हो जाएगा, पोल्यूशन से भी हो जाएगा, हेरिडिटिकल भी हो जाएगा। ठीक है सर। तो अस्थमा के अंदर भी कोई डाइट का है क्या सर? नहीं, अस्थमा में डाइट का इतना बिग रोल नहीं है। यदि आपके कोई एलर्जी का अस्थमा है या और कुछ है, जैसे आपके कोई फूड एलर्जी है या और है, तब उसमें कोई डाइट का रोल है। अदरवाइज अस्थमा में आप प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मीन्स आप बचाव इलाज है वहां। यदि आपको डस्ट एलर्जी है और एलर्जी का अस्थमा है तो कोई नहीं, आप सिंपल कपड़े का मास्क यूज करें तो आप कुछ हद तक आप उन चीजों से बच सकते हैं। सही। सर थोड़ा सा एलर्जी को एक्सप्लेन कर दीजिए। एलर्जी सिर्फ सांस की एलर्जी है या और भी तरह की? नहीं, देखो एलर्जी किसी की भी हो सकती है ना, चाहे वो खाने से एलर्जी हो, चाहे श्वास से एलर्जी हो या आपकी ड्रग एलर्जी हो, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बस आपकी जिससे एलर्जी है आप उस चीज का ध्यान रखें। आपके सपोज करें आपके डस्ट एलर्जी है तो उससे आपको बचना है। जी सर। आपको फूड से एलर्जी, आपको लग रहा है कि मुझे तो एग से एलर्जी है या कोई भी सोयाबीन या कोई भी उससे एलर्जी है, वीट एलर्जी है, तो आप उसको ध्यान रखिए और उसको यूज ना करें। सेम वैसे आपकी कोई ड्रग एलर्जी हो रही है तो उसमें भी आपको ये करना है। आपकी कोई भी ड्रग आपके लिए सेंसिटिव हो सकती है, आप उसका ध्यान रखें। जब भी आप जाएं आप अपने डॉक्टर को ये जरूर बताएं कि मुझे इस चीज से एलर्जी है, ताकि आपका ट्रीटमेंट आपके अकॉर्डिंग डिसाइड हो सके। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये पोल्यूशन की वजह से ये सीओपीडी हम लोग सुनते हैं, तो ये सीओपीडी क्या चीज है सर? देखो सीओपीडी क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। तो पोल्यूशन एक कारण है जिसकी वजह से वो एग्रीवेट हो रही है। बाकी सीओपीडी एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है, मीन्स जो पर्सन लंबे टाइम तक काम करते रहते हैं, लंबे टाइम तक। जैसे अपने यहाँ है तो यहाँ ज्यादातर लोग जैसे खान में काम करते हैं, तो खान में एक लंबे टाइम तक काम करने की वजह से सिलिकोसिस हो गया। जी सर। वैसे ही सेम है, 30% क्रॉनिकली स्मोक करता रहता है तो एक टाइम के बाद जाके सीओपीडी जिसमें अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, आपके एम्फाइसेमा होते हैं, तो ये एक लंबे टाइम के बाद होते हैं कि मतलब 10 to 20 ईयर चाहिए इनको, ऐसा नहीं होते। ओके। तो ये क्रोनिक डिजीज, ये क्रोनिक डिजीज हैं जो अराउंड यंग एज में नहीं होते, अराउंड 40, 50 एंड अबव एज के डिजीज होते हैं। ओके सर, ये क्रोनिक क्या होता है, एक्यूट क्या होता है सर? देखो ये हर डिजीज का एक अलग अलग है कि किसी डिजीज में अपन 10 to 14 डेज को एक्यूट मान लेते हैं, आफ्टर 14 डेज क्रोनिक मान लेते हैं। तो हर डिजीज का अलग है। जैसे डायरिया है, डायरिया में लेस देन जो 14 दिन से नीचे होते हैं वो एक्यूट में काउंट होते हैं, उसके बाद वाले क्रोनिक में काउंट होते हैं। तो हर डिजीज का अलग है। कम दिन का होता है वो एक्यूट है और जो लंबे समय का है वो क्रोनिक डिजीज है। सही बात है सर। तो सर ये जो टीबी की बीमारी है और जो आपने अभी बताया सिलिकोसिस की बीमारी है, तो इसका इलाज मुफ्त है या, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। प्राइवेट के अंदर मेरे कोई नोन है वो प्राइवेट से ट्रीटमेंट ले रहे थे, हालांकि निःशुल्क दवा योजना चालू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट की तरफ स्विच करते हैं। तो सर ये बिल्कुल निःशुल्क है या इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? सर थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। देखो जो भी मेडिसिन आ रही है वो प्रेजेंट टाइम में अपन ब्लेस दें कि राजस्थान में एक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चलती है, निःशुल्क जांच योजना है, जिसमें कोई भी मेडिसिन हो, XYZ कोई भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने लिखी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है यहाँ पर। जी सर। चाहे आप जैसे टीबी है, आपको टीबी के लिए 6 मंथ का आपको कोर्स कंप्लीट करना है,
तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ आप दवाएं लें, वो सेम एफिशिएंट है, वो दवाएं सेम एफिशिएंट है जो बाजार में मिलती हैं। जी सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाजार की खा रहे हैं या हॉस्पिटल की खा रहे हैं। तो सर जो ये लोगों का मिथ है कि भाई जो प्राइवेट की दवाई है वो ज्यादा अच्छी है, सरकारी दवाई इतनी अच्छी नहीं है, या वहां पे हमें कॉम्बिनेशन में मिल जाती है, सरकारी में हमें कॉम्बिनेशन में नहीं मिलती है, तो सर ये कहाँ तक सच नहीं, है? जैसे टीबी की दवाएं तो अभी कॉम्बिनेशन में आने लग गई है ना, बाकी दवाओं में फिर भी वो कॉम्बिनेशन ड्रग नहीं है। जी सर। पर जो टीबी है तो टीबी में तो कॉम्बिनेशन ड्रग हैं, फिक्स ड्रग फार्मूले आते हैं, तो वो सबके लिए सेम से होते हैं और बराबर एफिशिएंट है। वो तो एक अपन सोच सकते हैं, तो सोचना तो कुछ भी हो सकता है। सही बात है, खाली अपनी तरफ से ना सोचे, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, तो आप उस पे विश्वास रखिए और लीजिए, और एक प्रॉपर 6 मंथ्स का या 9 मंथ्स का जो भी ट्रीटमेंट है उसको लीजिए। सर सिलिकोसिस के अंदर मैंने सुना था हमारे कोई हैं उनको सिलिकोसिस हो गया था, कोई सरकार द्वारा उन्हें कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं, सर उसका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, सिलिकोसिस के लिए भी गवर्नमेंट का ये योजना है। जो भी पर्सन है जो सिलिकोसिस से अफेक्टेड है उनके लिए गवर्नमेंट उनको एक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। पर उसके लिए आप प्रॉपर आप ई-मित्र पे जाएं। ई-मित्र पे जाने के बाद क्या होता है कि आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर है, मींस कोई जिला अस्पताल आपका जो नियर बाई है, ये फिर आप मेडिकल कॉलेज है, वहां आपका ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है। जी सर। वहां आप जब जाते हैं तो वहां आपकी पूरी जांचें वापस होती हैं, आपका चेस्ट एक्सरे होता है, आपकी जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो होती हैं, आपकी हिस्ट्री चेक होती है कि या सच में आपने स्टोन वर्कर हैं वो तो है। ये पर्टिकुलर स्टोन वर्कर या खानों में काम करने वाले उन लोगों को ही होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हैं तो ये मोस्टली उन्हीं में होती हैं। अच्छा। है ना, वहां यदि जो कंसर्निंग डॉक्टर है उसको लगता है कि आप सिलिकोसिस से अफेक्टेड हैं तो गवर्नमेंट की जो भी आर्थिक सहायता है वो उनको मिलती है। ओके, सर ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बातें और इतनी सारी बीमारियों को इतने छोटे से समय में कवर कर लिया। सर ने हमें उल्टी दस्त के बारे में बताया, हीट स्ट्रोक, कोल्ड स्ट्रोक के बारे में बताया, मलेरिया के बारे में बताया, बीपी के बारे में बताया, शुगर के बारे में, लंग्स से रिलेटेड डिजीज के बारे में, अस्थमा के बारे में, और सर ने सिलिकोसिस, टीबी। तो एक फिजिशियन होने के नाते सर ने हमारी लगभग बहुत सारी जो छोटी छोटी दिखने वाली बीमारियां हैं उनको कवर किया। तो सर आप इन सब को रिलेट करते हुए हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन सब बीमारियों को हम अपने डेली जो रूटीन है उसमें कैसे बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो आज का टेक होम मैसेज यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि सबसे पहले अपन ने उल्टी दस्त की बात की, तो अभी अपन जोधपुर जब हैं तो यहाँ लू बहुत चल रही है, तो सबसे पहले आपको लू से बचकर रहना है। जी सर। लू से बचकर रहें, पूरे कपड़े पहने, आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले, एक अच्छा और हेल्थी खाना खाएं। जी सर। तो उससे आप बच सकते हैं। दूसरा है, अभी अपन कूलर की सीजन चालू हो गई है, तो कूलर की सीजन चालू हो गई है तो अपने को ध्यान रखना है कि कूलर का पानी भी टाइम टाइम पे बदलना है। जी सर। भाई अभी मॉस्किटो बोर्न डिजीज नहीं है, मीन्स अभी मलेरिया डेंगू अभी प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम जैसे जैसे बरसात की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे मलेरिया डेंगू होने के चांसेस बहुत होंगे। तो उसके लिए करना कुछ नहीं, सेम वही है, पूरे कपड़े पहनने हैं, मॉस्किटो नेट यूज करनी है, आपके कूलर का पानी है या फिर ऊपर घर के ऊपर जो आपके टायर होते हैं या फिर पुराने बर्तन हैं, घड़े हैं, आप उनको हमेशा खाली करें या फिर उनको उल्टा रखें ताकि उनमें पानी इकट्ठा नहीं हो। ये इनकी बात हो गई। फिर अपन बात कर रहे थे क्रोनिक डिजीज की तरफ, मीन्स आपके ये बीपी, शुगर और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और मैं तो यही कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अपने को बीमार होने का इंतजार करना है। जी सर। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतनी भी टफ नहीं है कि अपन कर नहीं सके। अपने को करना क्या है, रोज घूमने जाना है 40 मिनट, तो क्यों नहीं जा सकते? अपने को उस दिन का इंतजार क्यों करना है कि मुझे बीपी, शुगर या मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तभी ही मैं जाऊंगा? आप अभी से जाइए, टाइम पे उठिए, अच्छा खाइए, हेल्थी खाइए और अपनी व्यायाम करती रहिए, तो उससे आप फिट भी रहेंगे और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई सर ने हमें कि आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें छोटे छोटे चेंजेस करके कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो सर आज के लिए इतना ही, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मेडिटॉक शो में पधारे और हमारे जो दर्शकों की छोटी से बड़ी समस्याएं सबको, मुझे लगता है कि आज बहुत सारी बीमारियों का समाधान करने की कोशिश की है हमारे सर ने। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ और एक नए चिकित्सक के साथ हम वापस से मिलेंगे मेडिटॉक शो में। नमस्कार।